नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपके करियर की रहनुमाई के लिए है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक ख़ास करियर काउंसलर, करियर एक्सपर्ट रहते हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। अगर आप बीए या एमए नहीं करना चाहते हैं, आगे कुछ आप टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, किसी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स में आप कुछ एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। आप यहाँ हमें कॉल करिए। अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप किसी और कोर्स के ताल्लुक से मजीद जानकारी चाहते हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। आपको करना बस ये है कि आपको हमें कॉल करना है। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अपना सवाल अगर आप पहले से फ्रेम कर लेंगे, अगर पहले से उसको तैयार कर लेंगे, तो आसानी होगी आपको आपका जवाब मिलने में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही खास मेहमान, जिनसे हम लगातार करियर के ताल्लुक से रहनुमाई हासिल करते हैं, अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। उनका हम इस्तकबाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं DSEU दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से। रेहान खान सूरी साहब, बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम हेलो करियर में। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हम आज पूछेंगे सर से कि टेक्निकल कोर्सेज पैरामेडिकल में क्या इनकी अहमियत है, कि किस तरह के कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और एडमिशन लेने के बाद जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपका किस तरह से वो आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा आपके करियर को संवारने में, सजाने में, आपको जॉब दिलाने में। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सर, जिस तरह से हमने बताया कि पैरामेडिकल कोरोना के बाद से ही हम देख रहे हैं ये एक ऐसी फील्ड है जो कि लगातार कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही है। बहुत सारे इसमें कोर्सेज हैं, जिसपे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, UG PG, बहुत सारी फील्ड ऐसी है कि अगर आप इसके एक्सप्लोर करने बैठेंगे तो शायद वक्त बहुत कम पड़ जाएगा। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितना अहम है आज के माहौल को देखते हुए पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन लेना। हिना साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आज जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल रूटीन कोर्सेज की, क्योंकि लोग मेडिकल कोर्सेज को जानते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज को जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल साइंसेज में भी होते हुए टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। जी सर। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करें, अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियंस की बात करें, आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस की बात करें, आप इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी की बात करें, आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करें, इस तरह का अगर देखा जाए तो अभी काफी इस तरह के नए कोर्सेज आ रहे हैं। खासतौर से आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की बात करें, आप बहुत सारे ऐसे टेक्निकल कोर्सेज हैं जिनके ऑपरेशंस के लिए हमें बहुत सारे टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं। और अगर आप 12वीं आपने की हुई है किसी भी स्ट्रीम से, आप एलिजिबल होते हैं इसके लिए। और ये 2 साल का डिप्लोमा होता है, इसके सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होते हैं 1 साल के, लेकिन 2 साल का जो डिप्लोमा प्रोग्राम है जी, वो जनरली इसमें काफी मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसमें BSc प्रोग्राम भी होता है। जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको भी डायरेक्ट मतलब एक लेटरल एंट्री में, यानी कि सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। अगर जो बच्चे डिप्लोमा कर चुके हैं तो वो BSc में सेकंड ईयर में उनको एडमिशन की प्रोविजन भी है। और इसमें एक बहुत स्कोप है, जैसा आपने बहुत सही कहा, पोस्ट कोविड ये नंबर्स बढ़ गए हैं इनकी, क्योंकि अभी जिस तरह की आपको मेडिकल हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज की जरूरत है, उसमें जो आपको हेल्थ केयर स्टाफ चाहिए उसमें बहुत बड़ा रोल है, खासतौर से सपोर्ट स्टाफ का, पैरामेडिकल स्टाफ का। इसलिए बहुत इसकी डिमांड भी बढ़ी है आने वाले वक्त में, और इसमें ग्रोथ भी काफी है। आप डिप्लोमा करके ज्वाइन कर सकते हैं हॉस्पिटल्स को, उसके बाद आप अपनी BSc कंप्लीट कर सकते हैं, MSc कंप्लीट कर सकते हैं, और अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप इसमें ग्रो करते हैं। और जाहिर है इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ख्वाब होता है कि हम डॉक्टर बने या हम किसी बड़ी मेडिकल फैसिलिटी में काम करें, उनके लिए बड़ा अच्छा है। किसी वजह से जो बच्चे MBBS में नहीं आ पाते या किसी और मेडिकल प्रोग्राम में किसी भी रीजन से, बहुत सारे रीजन होते हैं, अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो एक अच्छा आपके लिए रास्ता होता है कि आप
हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने एक कोलैबोरेशन किया है अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ, और हम लोग ये कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं जो डिप्लोमा प्रोग्राम है, खासतौर से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का और इमरजेंसी मेडिसिन का और डायलिसिस टेक्नीशियंस का। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं उस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये सारे कोर्स लॉन्च हो जाएंगे। और जो बच्चे खासतौर से दिल्ली में हैं और या दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज में हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बहुत ही कम फीस में और बहुत अच्छी एक कहते हैं ना, आप एक अपोलो के साथ आपको अच्छे डॉक्टर्स के साथ, अच्छी फैसिलिटीज के साथ, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ सीखने को मिलेगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे हैं। और दूसरी यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द है, वो भी अपने आप में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी इस तरह के कोर्सेज को ऑफर करती है। इसके अलावा काफी और प्राइवेट और सम सेमी गवर्नमेंट के तक इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी कुछ ऑफर करती है। लेकिन आपको बहुत अच्छा एक करियर मुझे लगता है चुनने में आसानी होगी अगर कुछ लोग इसमें जाना चाहते हैं। जी रेहान खान सूरी साहब, आपने बहुत सही बात कही है कि हमें एक्सप्लोर भी करना सीखना चाहिए और ख़ास तौर पे वक्त के हिसाब से हमें अपना करियर को देखना चाहिए कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद हम कहाँ स्टैंड करेंगे। और ये जो आप कोर्सेज बता रहे हैं इसमें खास तौर पर वो बच्चे भी आ सकते हैं, वो नौजवान भी आ सकते हैं जो कि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना के दौर में एक दूसरे की मदद का जज्बा हम सब में आया था। समझ में नहीं आता था कि हम कैसे मदद के लिए आगे बढ़े। तो अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स कर लेंगे या इस तरह का कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई ऐसा कोर्स कर लेंगे जहां पर आपका जो एक हमदर्दाना जो एक इंसानियत का जज्बा है वो भी इसमें कहीं ना कहीं आ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें जज्बे की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए नौकरी सब करते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोफेशन में कुछ तो करना है, लेकिन जब आप अपनी कुछ इस चीज़ें जहां आपके जज्बात जुड़े हों, जो आपका शौक भी हो, जिसको आपका और जिसमें आपको स्कोप भी हो आगे बढ़ने, बिल्कुल। तो ये तीनों चीजें इसमें मिलती हैं। कहीं ना कहीं आप सोसाइटी की, कम्युनिटी की हेल्प भी कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और आप अपने प्रोफेशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है इसमें। जी बिल्कुल। चलिए अब हम अपने कॉलर से भी बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि वो क्या आपसे जानना चाहते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जी मैम, मैंने 10th किया है जी। तो मेरे लिए क्या अच्छा सब्जेक्ट होगा? आप फिर से अपना सवाल दोहराएंगी? कहाँ से आपने कॉल किया, अपना नाम बताइए। जी मैम, मैं कश्मीर से हूँ। तो मैंने 2-3 दिन से 10th किया है, तो मेरे लिए क्या सब्जेक्ट अच्छा होगा? जी सर, मैंने सवाल सुन लिया हिना साहिबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए बच्ची ने पूछा है, शायद उन्होंने 10th किया है और अभी जो उन्हें अपने सब्जेक्ट्स को चुनना है 11वीं और 12वीं में, और उसके बाद वो ये पूछना चाहती हैं। हम बच्चे से ये कहना चाहेंगे कि अगर इस बेटी को मेडिकल लाइन में जाना है तो उसको अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, और काफ़ी सूट भी करता है। ख़ासतौर से अगर आपको शौक है मेडिकल में जाने के लिए तो आपके पास एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट होना 12th क्लास में ज़रूरी होता है। और हम ये कहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना फिजिक्स पे भी फोकस रखें, और तो आप इंशाल्लाह आपको आगे जो एडमिशन्स होते हैं, उसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं एडमिशन के, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ पढ़ाई करिए और एक अच्छी डॉक्टर बनिए, या अच्छी पैरामेडिकल डॉक्टर बनिए या साइंटिस्ट बनिए। आप बहुत सारे, आपके पास बायोलॉजी के बाद ऑप्शंस होते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप बायो साइंसेज में जा सकते हैं, आप यानी कि मेडिसिन यानी कि MBBS में जा सकते हैं, आप BMS कर सकते हैं, आप BHMS कर सकते हैं, आप बहुत सारे और जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें जा सकते हैं। और अगर आप अपनी साइंसेज की तरफ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लाइफ साइंसेज में आप अपनी MSc और उसके बाद PhD कर सकते हैं। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, इस तरह के टीचर बन सकते हैं किसी स्कूल में, अगर आपको पढ़ाने का शौक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपको किस तरह की चीज़ पसंद है
और टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है। आप कोई भी कोर्स करके, आप प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी टीचर बन सकते हैं, यानी कि आप MBBS MD करने के बाद भी आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में। और कोई भी पैरामेडिकल का अगर कोर्स कर रहे हैं आप, BSc MSc करके PhD करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी कोर्स होता है उसमें उसके पढ़ाने वाले उसी कोर्स से आते हैं निकल के। तो जिन लोगों का शौक अगर प्रैक्टिस में जाने का है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस में जाइए बहुत सारी। लेकिन अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो टीचिंग आपके लिए हमेशा ओपन है, हर एरिया में, हर सेक्टर में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रेहान खान सूरी साहब, और हमें कॉल करने के लिए इनका भी बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हेलो जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अपना नाम बताइए, सवाल करिए, कहाँ से कॉल किया? शौकत हुसैन, डिस्ट्रिक्ट बारामूला उड़ी से। जी सर। के डिस्ट्रिक्ट बारामूला उड़ी। जी सवाल करिए। जी 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 जी, मैं प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मुझे बताएं, मैंने अपनी बच्ची को एडमिशन के लिए एंट्रेंस दिलाना है यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें क्या वो क्या तैयारी किस तरह की करेगी? आपकी बच्ची ने कौन से सब्जेक्ट से तैयारी, अभी 12th किया है? नहीं, उसने 12th नहीं किया, वो BSc किया उसने कंप्लीट। अब उसको इसमें यूनिवर्सिटी में सीट निकालने के लिए तैयारी करनी है। तो BSc किन सब्जेक्ट्स के साथ की? कोई स्पेशलाइजेशन है? BSc पास से केमिस्ट्री से की, ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं बताता हूँ आपको। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने बच्ची के ताल्लुक से फ़ोन किया। मुझे लगता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमारी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जहाँ पर बच्चियों के ताल्लुक से हमारे पास रिजर्व सीट्स भी होती हैं। आपकी बच्ची वहाँ अप्लाई कर सकती है। और कुछ कोर्सेज मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा केमिस्ट्री के ताल्लुक से भी, जैसे बायोकेमिस्ट्री है या आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इसके अलावा हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी में MSc होती है हमदर्द में, वो भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एरिया है, मुझे लगता है उनको MSc ज़रूर केमिस्ट्री में करनी चाहिए। और जिस तरह की उनका अपना चॉइस हो उस तरह की लाइन में जाएं और अपनी फर्दर PhD जरूर करें, ये मेरा मशवरा है। लेकिन MSc क्योंकि उसके बाद है, तो आपको इनके क्योंकि सारी जगह पर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बेसिस पे सीट्स होती हैं और लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो बच्ची को आप कहें कि अपनी ज़्यादातर केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को तैयार करें। जब भी आप अपने मास्टर्स लेवल पे जाते हैं तो जो BSc लेवल की जितनी केमिस्ट्री है उसको पूछा जाता है उसमें। और हर यूनिवर्सिटी का एक अपना पैटर्न होता है, उसके पुराने जो एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर हैं उसको ज़रूर एक बार देख लें, उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है किस तरह के टेस्ट आते हैं, या एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, एडमिशन टेस्ट होता है, तो उससे आइडिया हो जाएगा। लेकिन ज़रूर उनको कोशिश करनी चाहिए MSc में एडमिशन लेने के लिए। और जितनी भी हिंदुस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर से जो हमारी AMU है या जामिया है या हमदर्द है या मौलाना, ये नाम मैंने इसलिए लिए कि यहाँ पर आपको एक कल्चर भी मिलता है पढ़ने के लिए अपने आपके बच्चियों के हिसाब से ख़ास तौर से। तो बेहतर है कि आप उनको इस तरह की यूनिवर्सिटी में भेजें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और एक बात और कहना चाहूँगा सॉरी हिना साहिबा, मेरा मकसद बिल्कुल कतई ये नहीं है कि आप उसको कश्मीर से यहाँ भेज दें, लेकिन अगर कश्मीर में भी अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम इसलिए लिए क्योंकि ये कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रैंक करते हैं, और जब बच्चा एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, उसका एक्सपोजर। जी, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि न सिर्फ यहाँ तालीम मिलती है बल्कि पूरी पर्सनालिटी, शख्सियत में निखार आता है, जो उनकी आगे की जिंदगी के लिए भी बहुत काम आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो सर, उसने रास्ते बारामूला कश्मीर से बोल रहा। जी सर, सवाल करिए। मेरा बच्चा है, उसका थोड़ा दाएं हाथ में उसको थोड़ा कमजोरी है, दाएं हाथ में। तो उसने MMPHW का कोर्स किया है, तो आइंदा उसके लिए मुझे क्या बेहतर रहेगा, उसकी जो दाएं हाथ की जो कमजोरी है उसको मद्देनजर रखते हुए? जी देखिए, अगर वो डिसेबिलिटी किसी वजह से आपकी ऑन रिकॉर्ड है और डॉक्यूमेंट उसका है, तो आपके पास उसको एक तो आपको उसका ज़रूर, मैं इसलिए ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पे आपको उसका एक उस साइट से उसको आप ये देख सकते हैं कि उसका
जैसे MSW बच्चे ने किया है, तो अभी बहुत सारी चीजें आज की तारीख में डेवलपमेंट के ताल्लुक से, डेवलपमेंट सेक्टर के ताल्लुक से बच्चे का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बच्चा फील्ड वर्क करना चाहता है या रिसर्च में रहना चाहता है, या किस तरह की उसका अपना मिजाज बना है MSW करने के बाद। जो मैं समझा हूँ, MSW आपने बताया, मेरी अपनी राय में उसको टीचिंग में रहना चाहिए, उसको आप आगे PhD कराएं और टीचिंग में रहें, क्योंकि आपके पास अगर इसमें एक तो आप बच्चे को ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के कोर्सेज में आपको बेनिफिट ये होगा बच्चे को कि वो ज्यादा अपना जो उनका जहनी स्ट्रेंथ है उसका ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा बच्चे से कहिए फोकस करें पढ़ाई पे। टीचिंग मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, लेकिन कुछ दिन जरूर डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहिए। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, UN की ऑर्गेनाइजेशन है या और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करने से एक्सपोजर मिलता है। वो उनके साथ कुछ दिन इंटर्न कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट तरह के सेक्टर्स पे काम करती है। तो ये बहुत ही एक वाइडर, कहते हैं ना, बड़ा वाइड वास्ट एरिया है। इसमें जरूर समझ लें, कम्युनिकेशन में काम बच्चा करना, तो बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर जरूर है। और उसके आप जरूर किसी टीचर से बात करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो किस लाइन पे जाना है, और मेरे हिसाब से टीचिंग में जाना चाहिए, उससे उनको ज्यादा फायदा रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते सर। मैडम, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से जी। मेरे बच्चा है, उन्होंने मैथमेटिक्स से सीनियर पास कर लिया है जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो पैरा मेडिकल में अपना लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा कर सकता है क्या? सूरी साहब, 12th पास किया है, ये पता है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अपने मैथ से है। जी। तो इनके 12th पास किया है, ये मैं समझ नहीं पाता। 12th किया हुआ है? जी, 12th किया हुआ है। देखिए, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल वो जा सकते हैं, और कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें बायोलॉजी की भी जरूरत होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और 12th के बेसिस पे आपको बहुत सारे डिप्लोमाज में एडमिशन मिल सकता है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज हैं। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो, इसमें एक मेजॉरिटी कोर्सेज ऐसी है जिसमें बायोलॉजी एक प्री रिक्विजिट होता है। लेकिन डिप्लोमा प्रोग्राम में जहां पर हमारे टेक्निकल प्रोग्राम होते हैं, जहां पर टेक्निकल ऑपरेशनल प्रोग्राम से डिपेंड करता है किस तरह के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो वो आपको जरूर देखना होगा। इवन बहुत सारे मैं बता दूं आपको कि बी फार्मा में भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास PCM है, तो वो आपके पास एक ऑप्शन होता है बहुत सारे कॉलेजेस में। तो ये डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर भी। कुछ कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होते हैं अपने, तो प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशंस देते हैं, खासतौर से अगर जैसे ही बच्चा अगर बी फार्मा करना चाहे तो कर सकता है, वो एडमिशंस दे देते हैं। तो इस तरह से बहुत स्पेसिफिक बताना मुश्किल होगा, लेकिन आपको जरूर ये चेक करना होगा। कुछ कॉलेजेस परमिट करते हैं, ज्यादातर कॉलेज परमिट नहीं करते हैं, लेकिन एक साइज, एक नंबर है जो परमिट करता है। तो डिप्लोमा में एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको, बी फार्मा अपने आप में एक वैसा कोर्स है जिसमें बायोलॉजी वाले ही जाते हैं, लेकिन उसमें भी अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि उसमें भी अप्लाई करके जा सकते हैं। तो ये एक नई चीज है, तो ये जरूर चेक कर लें। ये कॉलेज, बहुत सारे जो काउंसिल्स हैं उन्होंने अपने कॉलेजेस को भी फ्रीडम दी हुई है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, वक्त अब हमें इजाज़त नहीं देता है और बहुत ही कारआमद आज की हमारी तमाम बातचीत रही है और आपने काफ़ी अहम मशवरे हमारे तमाम कॉलर्स को भी दिए। आपका यहाँ इतना कीमती वक्त देने के लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।